हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के ब्रह्मास्त्र के अंदर हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र की 5 मुख्य जो नदियां हैं, उनकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज के ब्रह्मास्त्र के अंदर क्या कुछ खास है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देने की ताकत रखते हैं। भाई, अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है, मुश्किलें उसी के जीवन में आती है। आप घर पर बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, तो आपके पास जो कोई मुश्किल आएगी नहीं आएगी। जब आप पढ़ोगे, सीखोगे की कोशिश करोगे, कोई मैथ्स का टॉपिक लेगे, किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ने की कोशिश करोगे, वहां पर आप लोग जो गलतियां करोगे तो आप लोग सीखोगे भी, यानी कि उसको अंजाम भी देने का जो कार्य है आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। हिमालय फौआ तंत्र के अंदर सबसे पहली जो नदी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी तंत्र। कौन सा वाला? सिंधु नदी तंत्र। क्या खास बातें हैं इसके अंदर, देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। इसका उद्गम स्थल कहां पर होता है, इसके बारे में तमाम बातें हैं वो हम लोग करने वाले हैं। चलिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील से होता है। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कौन से हिमनद से होता है, तो यहाँ पर एक बोखरचू हिमनद है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। कौन से? बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 4164 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। मानसरोवर झील पूछे तो ये तिब्बत के अंदर, यानी कि सिंधु नदी को सिंगी खबान भी कहते हैं और शेरमुख के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कहां पर? तिब्बत के अंदर। फिर ये सिंधु नदी यहाँ पर राकस्ताल झील से, बोखरचू हिमनद से ये निकलने के बाद भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए निकलती है और यहाँ पर दमचौक के पास में भारत में प्रवेश करती है, यानी कि लद्दाख वाले इलाके के अंदर प्रवेश करती है। पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से बाद पहले यहाँ पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने इसको क्या बना दिया था? यूनियन टेरिटरी, यानी कि लद्दाख वाला क्षेत्र इसको घोषित कर दिया था। और लद्दाख के अंदर दमचौक के पास में ये सिंधु नदी हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले आकर के एक जास्कर नदी मिलती है। कौन सी वाली नदी मिलती है? जास्कर नदी मिलती है। और सिंधु नदी के किनारे जो लद्दाख का राज्य वाला क्षेत्र है, लेह इसके किनारे पर है। लेह किसके किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे पर है। इसके अंदर श्योक नदी की खुद की जो सहायक नदी है, नुब्रा नदी, इसके अंदर आकर के मिलती है। सिंधु नदी के ऊपर एक हम लोगों ने परियोजना शुरू की थी। क्या की थी? एक परियोजना हम लोगों ने इसके ऊपर शुरू की, जिसका नाम है निम्बा बाजगो परियोजना। निम्बा बाजगो परियोजना हम लोगों ने शुरू की। यहाँ पर हम लोग डैम बना रहे थे और वहां पर हम लोग बिजली उत्पादन करने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था। और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य किसने करवाया था? विश्व बैंक ने करवाया। तो पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत के द्वारा यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है। तो भारत ने कहा हम लोग डैम बना रहे हैं, हम लोग विद्युत उत्पादन करेंगे, लेकिन आपका जो जल है वो आपका पूरा का पूरा वहां पर आएगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसके अंदर शिकायत करने के बाद, कंप्लेन करने के बाद इसके जो निर्माण कार्य रोक दिया गए हैं। यहाँ पर मोदी जी के सरकार के द्वारा ये परियोजना लाई गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जो विपक्ष है उसने भी बड़ा सहयोग किया था। इसकी जो लंबाई, ऊंचाई है, हाइट है, वो 150 मीटर की बारे में सोच रहे थे। कितनी? 150 मीटर इसकी हाइट बना दी जाए। तो विपक्ष ने कहा 150 नहीं, 180 मीटर बना दो ऊपर। ठीक है ना। तो इसके अंदर काफी अच्छा सहयोग किया था सोनिया जी की सरकार के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा। ठीक है, तो निम्बा बाजगो परियोजना कहां पर है? सिंधु नदी पर है। इसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी निकलती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, लास्ट में ये लद्दाख के लास्ट के अंदर जब ये दर्दिस्तान जो पाकिस्तान वाला इलाका है, वहां पर चिल्लड़ के पास में ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। कहां पर? दर्दिस्तान वाला ये इलाका है, यहाँ पर चिल्लड़ वाली जगह है, यहाँ से ये क्या करती है? ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है और आगे पाकिस्तान के अंदर बहती हुई ये अरब सागर के अंदर आकर के गिर जाती है। तो सिंधु नदी के बारे में इतनी सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। सिंधु नदी की खुद की भी बहुत सारी सहायक नदियां है, उसके अंदर हम लोग जब डिटेल के अंदर बढ़ेंगे इस सेशन को, उसके बारे में उस समय इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर इसकी सहायक नदियों के अंदर सबसे पहली नदी इसके अंदर पढ़ते हैं, झेलम नदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है मेरे प्यारे साथियों, कहां पर है? तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वेरीनाग झील, वेरीनाग दर्रा, वेरीनाग की जो पहाड़ी है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और ये वुल्लर झील के अंदर बनाती हुई ये श्रीनगर इसके किनारे पर स्थित है और भारत इसके ऊपर
झेलम नदी पर एक परियोजना बनाई हमने, तुलबुल परियोजना। ये भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित भी है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जिस समय हुआ था, इसके अंदर सिंधु, झेलम और जो चिनाब नदी, उसका 80% जो जल है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा। और पहले हम लोगों ने तुलबुल परियोजना की जो हाइट है, तो इस बांध की जो हाइट है सबसे पहले हम लोगों ने कितनी बनाई? 90 मीटर। फिर हमने कहा नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, हमने 105 मीटर बना दी। तो पाकिस्तान ने इसका क्या दिया? जो कंप्लेन कर दी कहां पर? वर्ल्ड बैंक के अंदर। फिर हम लोगों ने वापस कितनी करनी पड़ी? 92 मीटर की करनी पड़ी। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना हो गई। और भारत की सीमा के मध्य साथ साथ में चलने वाली कौन सी नदी है? तो ये झेलम नदी है। और अंत में आकर के झांग के अंदर आकर के ये किसके अंदर मिल जाती है? चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। सबसे पहले नदी कौन मिलती है चिनाब के अंदर? तो झेलम नदी मिलती है। आगे बढ़ते हम लोग चिनाब नदी के बारे में बात करते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्र और भागा नाम से निकलती है। और चंद्र और भागा नाम से निकलने के बाद टांडी के पास में आकर के, कहां पर? ये चंद्र है और यहाँ पर ये भागा है। चंद्र ये भागा दोनों आपस में कहां पर मिलती है? तांडी नामक स्थान पर मिलती है, केलांग के पास में। तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है और आगे बढ़ती हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये जाती हैं, चंद्रभागा नदी जब जम्मू कश्मीर के अंदर जाती है, तो यहाँ पर 3 परियोजनाएं भारत के द्वारा विकसित की गई। कितनी? 3 परियोजनाएं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इसके अंदर? तो ध्यान देना, इसके अंदर दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। यहाँ पर 3 परियोजनाएं भारत के द्वारा चिनाब नदी पर बनाई गई है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, तीनों नदियां किसके ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? जहां पर पुराणों के अंदर मिलता है, तो वो है अस्किनी नदी। क्या नाम से जानते हैं हम लोग इसको? अस्किनी नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये चिनाब नदी कहां पर आकर के, किसके अंदर? चिनाब नदी सराय सिंध के अंदर आकर के, क्या पर? इसके अंदर रावी नदी मिलती है, सराय सिंध के पास में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रावी नदी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रावी नदी के बारे में बात करते हैं साथियों। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है जो बारालाचा दर्रे के पास में। कहां पर? बारालाचा दर्रा इनके पास में पड़ता है, रोहतांग और जो चंद्र और भागा के 2 शाखाओं के रूप में बारालाचा दर्रा के पास में। और रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पास में, कुल्लू की पहाड़ियों से। किसके अंदर? कुल्लू की पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम है? तो ध्यान रखना, वो है रावी नदी का। कुल्लू की घाटी के अंदर कौन सी नदी बहती है? तो व्यास नदी बहती है। कुल्लू की घाटी के अंदर तो व्यास नदी बहती है, लेकिन कुल्लू की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी निकलती है। रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और रावी नदी सराय सिंध के पास में आकर के, पाकिस्तान के अंदर आकर के ये किससे मिल जाती है? तो ध्यान रखना, ये चिनाब नदी के अंदर मिलती है। दूसरी नदी, पहली झेलम मिलती है, फिर कौन सी मिलती है? तो रावी नदी मिलती है। नंबर 3 हम बात करें व्यास नदी के बारे में। कुल्लू व्यास के कुंड से इसका उद्गम स्थल है। व्यास कुंड कितनी ऊंचाई पर है? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये कुल्लू की घाटी के अंदर बहती हुई किसके अंदर आकर के मिलती है? तो सतलज नदी के अंदर आकर के मिलती है। भारत के अंदर ही कौन सी नदी मिल जाती है? तो ध्यान रखना, व्यास नदी मिलती है। कहां पर मिलती है? हरिके बैराज के अंदर मिलती है। और हरिके बैराज से ही हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के अंदर आती है। राजस्थान के अंदर पेयजल परियोजना करने का जो काम करती है, कौन करती है? इंदिरा गांधी नहर करती है। ठीक है, और ये जब इसके अंदर वापस से आ जाइए यहाँ पर, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के अंदर कौन सी नदी? तो ध्यान रखना, सतलज नदी के बारे में बात। किसके अंदर? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल है आपका तिब्बत के अंदर राकसताल झील से होता है। कहां से? तिब्बत के अंदर राकसताल झील के अंदर कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी। इसको वहां पर लांगचेन खबाम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगचेन खबाम्ब ही कहते हैं। किसके अंदर? तिब्बत के अंदर। किसको कहते हैं? सतलज नदी को। सतलज नदी प्रवेश कहां से करती है? भारत के अंदर। तो ध्यान रखना, सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये वापस यहाँ पर हरिके बैराज के पास में आकर इसके अंदर व्यास नदी मिलती है। और आगे जाकर के ये सतलज नदी किसके अंदर मिल जाती है? चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। चिनाब नदी के अंदर कहां पर मिलती है? बहावलपुर के अंदर ये चिनाब नदी के अंदर मिलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। फिर मिठानकोट के पास में जाकर के सतलज नदी और यानी कि जो चिनाब नदी है वो किस में मिल जाती है? तो मिठानकोट के पास में जाकर के आपकी जो चिनाब नदी है किसके अंदर मिलती है? तो सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु नदी तंत्र के बारे में मेन बातें, ध्यान रखना। अब एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि भारत के द्वारा सिंधु नदी के अंदर सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 के अंदर, 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। और उसके अंदर
सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% जो जल है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 20% जो जल है वो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। सबसे अधिक अगर हमारे भारत के द्वारा परियोजनाएं चलाई गई हैं, चाहे दुलहस्ती परियोजना हो, बगलिहार परियोजना हो, तुलबुल परियोजना हो, सलाल परियोजना हो, और निब्रो बहाली जो परियोजना सिंधु नदी पर वो भी हो, या फिर किशन गंगा परियोजना जो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, उसके ऊपर जो जितनी भी परियोजना है ये भारत के द्वारा किसके ऊपर चलाई गई है? इन 3 नदियों पर चलाई गई, जिसका 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो मेरे प्यारा साथियों ध्यान रखना, भारत के द्वारा ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, ये सतलज नदी पर भी हो सकती है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध ही है। ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बांध बनाए जा सकते थे, लेकिन हमारी जो भारत के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है वो क्या है कि भारत के द्वारा जो रणनीति है वो ये है कि किसी भी समय अगर पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध होता है तो भारत के द्वारा जो ये डैम बनाए गए उसका पानी पूरा यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बाढ़ लाई जा सकती है। यही हिस्सा हम लोगों ने कहां पर देखा है? अभी जिस समय यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध हो रहा था, वहां पर कखोकवा बांध था नुब्रा नदी पर, निप्रो नदी पर। कहां पर? निप्रो नदी पर कखोकवा जो बांध था वहां पर वह टूट गया था, और वहां पर यूक्रेन के अंदर बाढ़ आ गई थी। किस वजह से? अब ये दोनों आपस के अंदर क्या है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि यूक्रेन कह रहा है रूस से कि तूने आपने तोड़ा ये वाला, रूस ने कहा भी यूक्रेन ने तोड़ा। यहाँ पर कोई भी किसी के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। इसी प्रकार से भारत भी क्या करेगा? एक दूसरे पर आरोप लगाएगा, और आने वाले समय के अंदर ये हमारे लिए रक्षा के रूप में ये काम करेगा। यानी एक प्रकार का ये परमाणु हथियार है हमारे पास में आने वाले समय के अंदर, अगर हमारे और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो। ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारी बातें आप लोगों को क्या रखनी है साथियों? ध्यान रखनी है। थैंक यू।